काफ़ी रियल एस्टेट के टाइकॉन का ये मानना है कि मुंबई में अभी इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी लेट हो चुकी है। लेट लेट किसके लिए? डेफिनेटली मिडिल क्लास, आज मिडिल क्लास जो व्यक्ति हम देख रहे हैं उसी के लिए ये लेट हो चुका है। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि मुंबई 3.0 की क्या ज़रूरत है। दूसरी, मुंबई 3.0 नवी मुंबई से डिफरेंस कैसे है? जब भी रियल एस्टेट की बात चलती है तो एक सवाल हमेशा पैदा होता है, फ्लैट या प्लॉट। फ्लैट पहले लेना चाहिए या प्लॉट को पहले लेना चाहिए? अगर हम ओल्ड मुंबई के बारे में समझते हैं तो हमें चलना पड़ेगा 16th सेंचुरी में। ओके। 16th सेंचुरी में हमारी ये ओल्ड मुंबई 7 आइलैंड से बन के तैयार हुई। ये जो सिडको ने जो वेल प्लानिंग सिटी जो बनाई है ये सक्सेसफुल हुई है, और कुछ लोग ऐसे भी वो कहते हैं कि इट इज़ ए फेल्यूर है। तो क्या वाकई में ये जो नई मुंबई सिटी जो है वो अनफेल्यूर है? आज जैसी डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, जैसे बिजनेस पार्क करके हम इस एरिया को देख रहे थे, उस हिसाब से इसकी डेवलपमेंट नहीं हुई। जैसे कि हमारे जो ऑनरेबल देवेंद्र फडणवीस जी है, उन्होंने इस पूरे एमएमआर रीजन के लिए 30 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है। उनका पूरा जो ध्यान है इसके ऊपर इनोवेशन सिटीज में है, एआई डेटा सेंटर में है, और उसी वजह से उनका टाटा के साथ भी 91,000 सीआर का एमओयू साइन हो चुका है। तो मेरा मानना ये है कि जहाँ जहाँ पे लोकल गई वहाँ पे डेवलपमेंट फास्ट हो जाए। लेकिन प्रदीप जी, आपको एक बात मैं रिमेम्बर करना चाहूँगा कि पुणे के बगल में एक लवासा सिटी डेवलप हो रही थी, उसका हाल आपको मालूम ही है। सिटी ऑफ ड्रीम, सिटी ऑफ होप्स, सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सिटी ऑफ सक्सेस, सिटी विथ हिस्ट्री एंड सिटी ऑफ सिक्योर फ्यूचर, ये सब आके मिलते एक ही जगह। मुंबई अपॉर्चुनिटी, ख्वाब और दास्तानों से भरा ये शहर खुद में किसी कहानी से कम नहीं है। सपनों की इस माया नगरी में हम कोई ना कोई सपना लेके आते हैं, सपना बुन के आते हैं। या ये कोई फिल्मी इंट्रोड्यूसिंग नहीं है, ये इसी शहर की हकीकत है। इन्हीं सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सबसे बड़ा जरिया है रियलिटी, या आम शब्दों में कहें तो रियल एस्टेट। यहाँ कोई रजाकार कहलाता है तो कोई सह कलाकार बन जाता है, तो कोई कलाकार प्रोडक्ट बेच देता है और कोई वफादार सिस्टम को चलाता है। यही है मुंबई का रियल एस्टेट, जहाँ हर स्क्वायर फुट के पीछे एक कहानी है और उस कहानी के पीछे एक फैसला। पर हम यहाँ पर राजनीति या फिल्मी बातें करने नहीं आए हैं, बल्कि मुंबई और उसके आसपास जुड़े हुए भविष्य के बारे में हम बात करेंगे। एक शहर जो सपनों का है और सपनों का ही रहेगा, जहाँ पर सबके सपने पूरे होते हैं, सबके काम बन जाते हैं। वही शहर जो आज बदल रहा है। पहले मुंबई, फिर नवी मुंबई, और अभी मुंबई और नवी मुंबई के भीड़ भाड़ से बाहर निकलने की कोशिश में है, और वो है मुंबई 3.0। मुंबई के रियल एस्टेट में अभी क्या चल रहा है, मुंबई 3.0 है क्या, और हम आने वाले समय में मुंबई 3.0 के जरिए यहाँ पे क्या बदलाव आने वाले हैं, इसी ट्रांजेक्शन को समझने के लिए हमारे साथ है मिस्टर प्रदीप जरांगे, जो रियल एस्टेट के एक्सपर्ट है और साथ ही साथ मेरे करीबी मित्र है। इस रियल एस्टेट के मैदान में कई सालों से जुड़े हुए हैं और इस रियल एस्टेट में भरोसेमंद एक ब्रांड बनाया है, एमजे रियल्टी। सो प्रदीप जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। ओके। प्रदीप जी, एक बात बताइए आप हमें कि आप एजुकेशन सेक्टर में भी काम कर रहे हो, हालांकि आप खुद एक फार्मास्यूटिकल्स में से आए हुए हो, तो आप रियल एस्टेट सेक्टर में कैसे मुड़ गए? सर, ये जो चीज़ है, आज से करीबन 15 से 20 साल पहले हम जब इस फार्मा सेक्टर में काम कर रहे थे, एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे थे, ये सेक्टर्स में काम करते हुए कुछ वाक़यात मेरे साथ ऐसे हुए कि एक्सीडेंटली आज मैं इस रियल एस्टेट सेक्टर में इंट्रोड्यूस किया गया। ओके। आज से करीबन 15 से 20 साल पहले की बात है, जब हम इस हमारे काम में मशरूफ़ थे। उस समय मेरा एक जो दोस्त था जिसने नवी मुंबई में एक प्लॉट परचेज़ किया था। उस प्लॉट परचेस करने के बाद ऐसी कुछ घटनाएं उसके साथ हुई जिसको देख के मैं पूरी तरह से दहल गया। हालाँकि उस पूरे वाक़यात में मैं उसके साथ में था, क्योंकि जब उसने वो प्लॉट लिया, प्लॉट लेने के बाद उसने उस प्लॉट के ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शन करने का सोचा। ये सारी चीज़ें करते समय उसे जो कुछ डिफ़िकल्टीज़ आई और जो सारी चीज़ें मैंने अपने आँखों से देखी, तब मुझे ये पता चला कि अरे यार! इतना पढ़ा-लिखा आदमी होने के बावजूद आज ये बंदा इन सारी मुसीबतों से जूझ रहा है। तो फिर मेरे मन में एक ख़्याल आया कि आज जो
आम आदमी है, आज अगर वो अपनी पूरी पूंजी किसी रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो आज उसे बहुत सारी डिफिकल्टी तो डेफिनेटली आ ही सकती बराबर। है। और उससे निजात पाने के लिए और उसको उस तकलीफ से बाहर निकालने के लिए आज हम इस रियल एस्टेट सेक्टर में आ गए। बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, अच्छी बात है। तो 15 सालों में आपने ये भी देखा होगा कि एक जगह पे मुंबई, ओके, फिर उसका दूसरा ऑप्शन आ गया नवी मुंबई, ओके। अभी नवी मुंबई है जो वेल प्लान सिटी है। अभी हालाँकि सभी जगह पे आप देख रहे हैं कि काफ़ी चर्चे हो रहे हैं मुंबई 3.0 की। तो मुंबई, नवी मुंबई और मुंबई 3.0, तो ये सफ़र को आप किस तरीके से देख रहे हैं? जैसे अभी आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि हुँ, हुँ। आज अगर हम ओल्ड मुंबई के बारे में समझते हैं तो हमें चलना पड़ेगा 16th सेंचुरी में। ओके। 16th सेंचुरी में हमारी ये ओल्ड मुंबई 7 आइलैंड से बन के तैयार हुई। तो जैसे सर हमें पता ही है कि 16th सेंचुरी से ये इस मुंबई का काम होना शुरुआत हो गया था। तब 7 आइलैंड्स मिलके ये मुंबई तैयार हो गई और इस 7 आइलैंड्स को मिलाने के बाद 18th सेंचुरी तक आते-आते यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ने लगा था। ओके। पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से ये जो 7 आइलैंड्स है, ये एक्सपेंशन इनका शुरुआत हुआ टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ। बराबर। नॉर्थ की तरफ आते-आते ये जो सारे 7 आइलैंड्स थे, जिनको आज हम सबर्ब्स के नाम से भी जानते हैं, ये हमें आज दिखाई देते हैं। इसके बाद करीबन 1970 तक हमें ड्यू टू कॉज़वेज़, जिसे हम माहिम की खाड़ी भी कहते हैं, और इसी वक़्त हमें वाशी की तरफ आने वाला ब्रिज तैयार हो गया। बराबर। तो सफ़र चालू, आपके कहने का मतलब है वो सफ़र चालू हो गया है। यस, यस, और ये आहिस्ता-आहिस्ता फिर गवर्नमेंट ने प्लानिंग किया हुँ, कि अगर बम्बई का एक्सटेंशन बढ़ रहा है, हुँ, क्योंकि काफ़ी सारे अगर हम लोग देखेंगे, जैसे अभी आपने बताया थोड़ी देर पहले कि मुंबई एक 7 आइलैंड्स था, ओके। फिर उसका आहिस्ता-आहिस्ता फिर उसका मुंबई हो गया, ओके। और फिर उसी का सबअर्बन हो गया, मतलब यस, सब सब स्टेशंस उसके हो गए, ओके। हालाँकि देखा जाए तो बम्बई मुंबई जो है, वो मुंबई माहिम से तक है, ओके, बराबर। एक तरफ से, और दूसरी तरफ से मुंबई से लेके सायन तक है। जी, फाइन। जी। ये हो गई मुंबई। यस, फिर उसका एक्सटेंशन कैसे बढ़ा? क्योंकि अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे लोग मुंबई में आना चालू हो गए फॉर बिज़नेस पर्पज़, फॉर ये नौकरी के सिलसिले में वगैरह-वगैरह, वो लोग सब यहाँ पे आने लगे। और साथ ही साथ में फिर उसका एक्सटेंशन बढ़ा। एक्सटेंशन ऐसे बढ़ा कि माहिम से लेके अगर हम लोग वेस्टर्न की तरफ अगर मुड़ जाते हैं, तो हम अगर देखेंगे तो टिल एक ज़माना था कि बोरिवली तक मुंबई अपनी बस की, जिसको हम लोग सबअर्बन कहते हैं। परफेक्ट। फिर वही बोरिवली से आगे विरार, और आज डहाणू पालघर तक, वहाँ तक फैल गई है अपनी मुंबई। यहाँ पे सेंट्रल की अगर हम लोग बात करेंगे, तो सेंट्रल की सिर्फ़ और सिर्फ़ कहाँ पे थी? सायन तक ही अपनी मुंबई थी। फिर सायन के आगे कुर्ला, कुर्ला के आगे फिर थाना आया, थाना के आगे फिर और आगे कल्याण, डोंबिवली और आज करजत, कसारा तक अपनी मुंबई गए के। हालाँकि आम आदमी वहाँ से रोज़ सफ़र कर रहा है, अप एंड डाउन सीएसटी वगैरह कर रहा है। तो मुंबई इस तरह से बढ़ती गई। तो जब ये मुंबई का इस तरह से बढ़ना, तो गवर्नमेंट ने ज़ाहिर-सी बात है एक प्लानिंग किया, जिसको हम लोग कहते हैं नवी मुंबई। परफेक्ट। ओके। महेश जी, इसके बाद करीबन 1970 में सिडको का फॉर्मेशन हुआ। सिडको का ये जब फॉर्मेशन हुआ, तब सिडको ने रायगढ़ एंड ठाणे डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी मैसिव लैंड एक्वायर करने का सोचा और इसी एक्विजिशन के साथ वो आगे बढ़े। यहाँ पे उन्होंने बहुत छोटे बड़े प्लॉट्स भी एक्वायर किए, साथ में कुछ सोसाइटीज बनाई, सोसाइटी के प्लॉट्स बनाए और इसी प्लॉट्स को टेंडर सिस्टम में तब्दील किया। ये जो टेंडर सिस्टम हम यहाँ पे सिडको की देखते हैं, और ये सभी चीज़ों के लिए, या ये जो नवी मुंबई के प्रॉपर्टी रेट्स बढ़े, ये उसी वजह से हुआ क्योंकि सिडको ने ये जो टेंडर सिस्टम का कंपटीशन स्टार्ट किया। ये जब टेंडर सिस्टम का कंपटीशन स्टार्ट हुआ, तब बहुत सारे छोटे बड़े बिल्डर्स यहाँ पे आए, क्योंकि इसी टेंडर सिस्टम के साथ सिडको ने 12.5% की लैंड पूलिंग की सिस्टम जो थी, वो यहाँ पे मुहैया कराई गई थी। तो इसकी वजह से आज हम ये जो देख रहे हैं, जिसमें हमें फंजिबल एफएसआई दिखता है, जो ये जो फंजिबल एफएसआई की स्कीम थी, ये जो हमारे ऑनरेबल सीएम है मिस्टर चौहान, उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। इसी के वजह से आज बहुत सारा जो कारपेट एरिया था, जो इसके पहले प्राइवेट बिल्डर्स कस्टमर्स को नहीं दे रहे थे, लेकिन आज उन्हीं के वजह से वो जो कारपेट एरिया, वो जो एक्स्ट्रा निकलने वाला एरिया था, जो उनके कंस्ट्रक्शन पॉलिसी से होके आता था, वो अच्छी तरह से ग्राहकों
तक भी पहुंच रहा है और उसी अच्छी तरह से उसका जो प्रीमियम है आज वो गवर्नमेंट को भी मिल रहा है। कहने ओके। का मतलब इतना है कि आज सड़कों की वजह से यहाँ पे मतलब नवी मुंबई में ये जो सारी तब्दीलियां हम देख रहे हैं या ये जो सारे बढ़े हुए प्रॉपर्टीज के रेट्स देख रहे हैं, ये उनके ही टेंडर सिस्टम की कंपैरिजन का नतीजा है। इसी के बाद करीबन 2010 से लेकर 2040 तक मिस्टर पृथ्वीराज चौहान ये हमारे ऑनरेबल सीएम रह चुके हैं। बराबर। नागरिक विकास मंत्री की ये जो पोजीशन थी इस समय वो भी उन्हीं के पास थी। तो ओके। उन्होंने इस समय करीबन नवी मुंबई में है ये जो हमारी फर्स्ट मेट्रो हम देख रहे हैं आज जो बेलापुर से लेके पेंडर तक है वो उन्होंने ही इंट्रोड्यूस की है। बराबर। साथ ही में 2012 में जब नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात छिड़ी तब उन्होंने वहां पे जो 26 गांव थे उन 26 गांवों को उल्वे के सेक्टर 24, 25, 26 करंजाड़े एंड पुष्पक नगर में लैंड पूलिंग सिस्टम जो 22.5% की थी उसी के दरमियान उन्होंने ही या उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने ही उसे इंट्रोड्यूस किया। अच्छा, इसी के बाद करीबन 2013 में ये जो हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसके बाजू में टोटल 25 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था जिसे हम नैना कहते हैं। नैना मतलब नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया जो उसके पहले करीबन 2006 से एमएमआरडी के अंतर्गत था और इस एमएमआरडीए ने उस पूरे एरिया को G2 जोन से प्रभावित किया हुआ था। ये जो सिचुएशन थी जो हमारे ऑनरेबल सीएम की समझ में आई तो उन्हें ऐसा लगा कि जो हमारी पहली इंटरनेशनल फ्लाइट जहाँ से जा रही थी जो हमारा एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट था और वहाँ पे जो धारावी का प्रोजेक्ट था वैसे ही स्थिति यहाँ पे ना हो इसीलिए उन्होंने इस नैना रीजन में 40-60 के हिसाब से जो लैंड पूलिंग सिस्टम थी वो मुहैया कराई गई। ओके। अच्छा, इसी वजह से आज हमें ये जो नैना रीजन है इसके करीबन 270 विलेजेस यहाँ पे दिखाई देते हैं और साथ ही इसी के बाद जब 2018 में यहाँ पे जब हमारी नेरुल से लेके उड़न तक रेलवे लाइन चालू हो गई वहाँ पे हमें दिख जाता है अपना 5वां स्टेशन जो है रंजनपाड़ा जिसके सामने करीबन 124 गांव पे हमें केएससी टाउनशिप दिखाई देती है। बहुत ही बढ़िया प्रदीप जी। हालांकि आपने काफ़ी अच्छे तरह से पूरी तरह से हमारे ऑडियंस को समझा दिया है कि मुंबई, फिर उसके बाद भी नवी मुंबई, और अभी आप डेवलप होने वाले अपनी मुंबई 3.0। ओके। तो इन सभी चीज़ों का अगर हम लोग एक गौर से देखेंगे तो काफ़ी लोगों से मेरी बातचीत भी होती रहती है, ओके, रियल एस्टेट के सिलसिले में। तो काफ़ी रियल एस्टेट के टाइकॉन का ये मानना है कि मुंबई में अभी इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी लेट हो चुके हैं। तो आपका इस बारे में क्या राय है? लेट लेट लेट। किसके लिए? डेफिनेटली मिडिल क्लास आज मिडिल क्लास जो व्यक्ति हम देख रहे हैं उसी के लिए ये लेट हो चुका है क्योंकि आज मुंबई में अगर हम देखें तो वहाँ पे हमें जो डिमांड और सप्लाई की ये जो चेन देख रहे हैं वहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई उस हिसाब से नहीं हो रहा है क्योंकि लैंड की अवेलेबिलिटी कम है, मिलने वाला जो कमर्शियल स्पेस है वो बहुत कम मिल रहा है। बराबर। इसीलिए आज अगर आप इन्वेस्टमेंट के तरीके से देखें या उस हिसाब से देखें तो डेफिनेटली मिडिल क्लास के लिए आज मुंबई में इन्वेस्टमेंट करना लेट हो चुका है। बट अपर मिडिल क्लास की और अपर क्लास की अगर आज हम बात करें तो आज भी मुंबई में उनका इन्वेस्टमेंट हमें देखने मिलता है। बांद्रा जैसे कई सबर्बन्स है वहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट आज भी हम देख पाते हैं। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि आज अगर हम मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास में ये जो कंपैरिजन है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वो अगर डेफिनेटली ध्यान में रखे तो मिडिल क्लास के लिए ये जो इन्वेस्टमेंट है ये लेट हो चुका है लेकिन उसी जगह पे आज अपर मिडिल क्लास और रिच क्लास जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से मुंबई में इन्वेस्टमेंट कर पा रहा है। तो प्रदीप जी, आपका कहना ये था कि ऑलरेडी आपने मुंबई में अपने आम आदमी को इन्वेस्टमेंट काफ़ी लेट हो चुका है, राइट? बराबर ना? ज़ाहिर-सी बात है, आज आम आदमी अपना जो है, आज देखा जाए तो मोटा-मोटी विरार, वसई, डहाणू, पालघर, सेंट्रल लाइन में अगर हम लोग देखेंगे तो वो पूरी तरह से फैला हुआ है अपना कर्जत कसारा तक, और नई मुंबई की बात करेंगे तो पनवेल तक गया हुआ है। जी। ओके। सो हम लोग अभी नवी मुंबई की तरफ मुड़ते हैं। हालांकि सभी को मालूम है नवी मुंबई पूरी तरह से एक वेल प्लान सिटी जो कि सिडको ने उसको डेवलपमेंट की। ओके। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि जो सिडको ने जो वेल प्लानिंग सिटी जो बनाई है, ओके, ये सक्सेसफुल हुई है, और कुछ लोग ऐसे भी वो कहते हैं कि इट इज़ ए अनसक्सेसफुल, या उसको हम लोग कहेंगे फेल्यूर है। तो क्या वाकई में ये जो नई मुंबई सिटी जो है वो अनफेल्यूर है?
देखिए महेश जी, कोई भी बस्ती बसते बसते बसती है। आज जब हम नवी मुंबई और मुंबई की तरफ देखते हैं, तो मैं अपने खुद की तरफ से आपको बताना चाहता हूँ कि आज करीबन लास्ट 25 साल से मैं इस नवी मुंबई में रह रहा हूँ। उसी समय मेरे कुछ दोस्त हैं जो अपने ओल्ड मुंबई से भी है। आज जब हम नई मुंबई को देखते हैं, तो यहाँ पे हमें कुछ नोड्स डेवलप दिखाई देते हैं, जैसे बराबर। वाशी, सानपाड़ा, नेरुल, सीवूस। एकदम बराबर। और उसी इस नोड के बाजू में जहाँ पे सीबीडी जैसा एरिया है, हाँ, जिसे हाँ। हम सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी जाना जाता है, सही तो बात है। यहाँ पे अगर आज जैसी डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, जैसे बिजनेस पार्क करके हम इस एरिया को देख रहे थे, उस हिसाब से इसकी डेवलपमेंट नहीं हुई। ओके। उसी समय हम जब आगे की ओर जो पनवेल का एरिया है उस ओर बढ़ते हैं, तब वहां पे भी हमें जैसी डेवलपमेंट दिखनी चाहिए वैसे आज नहीं दिख रही है। तो सिंपल सी और ये जाहिर सी बात है कि जब भी आप किसी भी सिटी की ओर देखते हो, तो आपको आपकी सारी जो आशा आकांक्षाएं है वो उस समय पूरी होती हुई नहीं दिखती। डेफिनेटली आज कंपैरिजन करेंगे मुंबई के बारे में, तो वहां पे हमें पूरा क्लस्टर दिखता है, बड़ी चौड़े सड़क नहीं है। और कंपैरिजन में आज जब वही हम नवी मुंबई के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे सीबीडी जैसे एरिया में आज हमारा खुद का ऑफिस है, लेकिन कोई भी आज अगर हमारे पास कस्टमर आता है जो रियल एस्टेट के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करने आता है, तब शुरुआत में उसकी एक ही चीज होती है कि वो बोलता है कि यार हम लोग वहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे तो पूरा कंजेशन रहेगा, हम आ कैसे पाएंगे, सड़कें ठीक है या नहीं। लेकिन आज वही कस्टमर जब ऑफिस तक आता है और यहाँ से जब रिटर्न जाता है, तब वो जाते जाते हम डेफिनेटली हमें ये कह के जाता है कि हमें यहाँ पे सिग्नलिंग नहीं मिली जैसे ओल्ड मुंबई में हमें देखा जाता है। यहाँ पे जो आपके रास्ते थे, सड़कें थी, वो चौड़ी थी। हमें अटल सेतु जैसी आने वाली इन्वेस्टमेंट दिखाई दी। यहाँ पे एयरपोर्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मेट्रो दिखाई दे रही है। तो जाहिर सी बात है, आज अगर आप मेरी नज़रिए से आप मुझे पूछेंगे, तो आज ये जो नवी मुंबई है, ये एक सक्सेसफुल सिटी की तरह मैं इसको देख पा रहा हूँ। ओके। सो प्रदीप जी, अ, जैसे कि अभी मैंने आपको पूछा था कि नवी मुंबई इट इज़ ए सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल, लेकिन लेकिन आपने बहुत ही खूबी से उसका आंसर हमें दे दिया है। हालाँकि हमारे देखने वाले जो भी है प्रेक्षक जो है वो डेफ़िनेटली उसको चाहेंगे कि आपने अच्छी तरह से आंसर दिया हुआ है। और आपके हिसाब से अगर नवी मुंबई वेल प्लानिंग सिटी है, जो सड़कों ने बनाई है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि मुंबई 3.0 की क्या ज़रूरत है? दूसरी और सबसे बड़ी बात, अगर मुंबई 3.0 नवी मुंबई से डिफरेंस कैसी होगी? या नाइस क्वेश्चन महेश जी। देखिए, अभी जैसे आपने पूछा कि आज अगर नवी मुंबई ऑलरेडी डेवलप है और ऑलरेडी सक्सेसफुल है, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि उसके बाजू में या उसके पास दूसरी नई अच्छी सिटी और अच्छी सिटी बन नहीं सकती। ऐसा तो कोई ये है ही नहीं। अच्छा, दूसरी बात, आज अगर आप देखें कि नवी मुंबई ये किन हालातों में बनी है। नवी मुंबई ये मुंबई को देखते हुए बनी है कि जहाँ पे हमें ये पता चला कि मुंबई में आज बहुत सारी कमियां थी। मतलब बराबर। जैसे एमिनिटीज बहुत कम थी, रेगुलर बच्चों को खेलने के लिए पार्क्स, आने वाली सड़कें ये बहुत कम थी। हुँ। उसी जगह पे आज हम जब नवी मुंबई देखते हैं, तो नवी मुंबई में ये सारी चीजें या ये सारे जो क्वेश्चंस थे, ये इनका आंसर मिल चुका है। लेकिन आज जब हम थर्ड मुंबई के बारे में सोचते हैं, तो थर्ड मुंबई आज गवर्नमेंट इसीलिए बना रहा है कि आज ये जो एमिनिटीज हम यहाँ पे नवी मुंबई में देख रहे हैं, इससे बेहतर एमिनिटीज। अच्छा, इससे बेहतर एमिनिटीज क्या हो सकती है? जहाँ पे आज आज अगर हम कंपेयर करें कि दूसरे सिटीज में या दूसरे कंट्रीज में, जैसे चाइना है, स्विट्जरलैंड है, वहाँ पे आज जैसे मेगा हाईवेज है, मेट्रोज है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है, ये बराबर। सारी कमियां है, हुँ, ये हम इस थर्ड मुंबई के स्वरूप में कंप्लीट कर रहे हैं। और ओके, इसी वजह से आज स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलके मोर देन 40,000 करोड़ की यहाँ पे एम्यूनिटीज की लागत की है, ओके। जिस वजह से आज इस मुंबई 3.0 में हमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखने मिल रहा है, अटल सेतु देखने मिल रहा है, उसके बाद यहाँ पे गोल्डन मेट्रो आ रही है, बराबर। उसके बाद एग्जिस्टिंग ट्रेन्स जो है उसके स्टेशंस बढ़ते जा रहा है, सही है। साथ ही में हमें कोस्टल रोड भी दिखाई दे रहा है। ओके। ये सारी अम्यूनिटीज आज आप गौर से देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि डेफिनेटली नवी मुंबई एक प्लान सिटी होते हुए भी आज थर्ड मुंबई के लिए हम इतने सारे अलग अलग तरीके से
जॉब्स क्रिएट कर पा रहे हैं, वो इसी एक थिंकिंग की वजह से कि आज हम लोग थर्ड मुंबई की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं। ओके, ओके। बहुत ही बढ़िया मतलब आपका कहने का मतलब ये है शॉर्ट और स्वीट में परिवर्तन ही संसार का नियम। परफेक्ट, बराबर। परफेक्ट। एक जगह देखेंगे तो मुंबई जो अनप्लान कुछ भी प्लानिंग नहीं है। दूसरी जगह का अगर हम लोग देखेंगे तो प्लानिंग वाली सिटी वो है अपनी नवी मुंबई और उससे भी बढ़िया अभी आपके राय से जैसे आपने हमें ढेर सारी चीज़ें जो बताई जो मुंबई 3.0 में आने वाली है। इट इज़ ए वेल प्लानिंग स्मार्ट सिटी, वेरी राइट? ट्रू सर, वेरी ट्रू। बराबर ना? यही परफेक्ट। सब चीज़ें अपने आने वाली है। जी। मतलब 100 बात की एक बात है परिवर्तन ही संसार का नियम है। ये तो रहना ही चाहिए, नहीं ऐसा नहीं, उसके जी। बिना तो काम नहीं चलता है। हालाँकि मुंबई 3.0 के अंदर में जैसे आपने बताया कि ढेर सारे यहाँ पे बिज़नेस के अपॉर्च्युनिटीज़ एंड जॉब के अपॉर्च्युनिटीज़ वहाँ के यहाँ पे सब आ रहे हैं। बराबर ना? जी। तो मैं ये जानना चाहूँगा सर जी कि मुंबई 3.0 को किस तरह से डेवलप किया जाने वाला है? और सबसे बड़ी बात जैसे एक चीज़ मेरे नज़र में आई है कि मैंने काफ़ी रियल एस्टेट के जिस सेमिनार मैंने अटेंड किए हुए हैं, वहाँ पे मैंने ये भी चीज़ देखी हुई है कि नवी मुंबई जो अपने सिडको ने पूरी पूरी तरह से प्रॉपर प्लानिंग करके बताई। लेकिन उसके लिए कम से कम 23 से 24 साल ले लिए। इफ बराबर। आई एम नॉट रॉन्ग अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। बराबर। बराबर ना? बराबर। 23 से 24-25 साल ले लिए है। हम्म। बराबर ना? तो अपनी अभी जो मुंबई 3.0 की जो अभी हमारी जो बात चल रही है, तो इस मुंबई 3.0 को हम्म। कितने साल लगेंगे? बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा महेश जी आपने। अगर आप आज ठीक तरह से देखें तो आपको एक चीज नजर आएगी कि भले आज मुंबई से नवी मुंबई डेवलप होते हुए लास्ट 40 साल निकल गए, लेकिन आज ये जो थर्ड मुंबई की तरफ का हमारा सफर था, इसे ऑर्गेनाइज करके आज 2012 से ये इसका काम चालू है, जिसमें आपकी नैना है, एमएसआरडीसी है, एमएमआरडी है। और हालांकि ये जो तीन बड़ी गवर्नमेंट की ब्रांचेस है, ये मिला के आज ये थर्ड मुंबई का आने वाला अगला स्टेप हम यहाँ पे उसकी वजह से देख पा रहे हैं। अच्छा, इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि जैसे आज हमारे जो मुख्यमंत्री थे, जो डावोस में स्विट्जरलैंड में आज जो एक बड़ी समिट हुई थी, बिजनेस समिट, तो वहां पे वो गए थे और वहां पे जाने के बाद उनको उन्होंने अलग अलग एमओयूज पे साइन किए। जैसे कि हमारे जो ऑनरेबल देवेंद्र फडणवीस जी है, ओके। उन्होंने इस पूरे एमएमआर रीजन के लिए 30 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है। ओके। उसमें से ये जो उनका फोकस था, ये पूरी तरह से रियल एस्टेट सेक्टर और हुँ, हुँ। इंफ्रास्ट्रक्चर पे था। बराबर। और उसी में से उन्होंने कुल मिला के 1 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, ये खाली अपने मुंबई 3.0 के लिए की है। ओके। इसमें से आरएमजी जैसी बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, उन्होंने एमएमआरडी के साथ 2.5 लाख सीआर का एमओयू सैंक्शन किया है, अच्छा। जिसमें उनका पूरा जो ध्यान है ये रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड मिक्स यूज टाउनशिप पे है। हाँ। उसी के साथ उनका पूरा जो ध्यान है इसके ऊपर इनोवेशन सिटीज में है, एआई डेटा सेंटर में है, और उसी वजह से उनका टाटा के साथ भी 91,000 सीआर का एमओयू साइन हो चुका है। अच्छा, इसमें लोधा ग्रुप भी पीछे नहीं है। लोधा ग्रुप ने यहाँ पे कुल मिला के 1 लाख सीआर की इन्वेस्टमेंट या एमओयू साइन किए हैं, जहां पे आईटी एंड डेटा सेंटर्स आने वाली हैं। ओके। अच्छा, इसी के साथ आप अगर जानते रहेंगे कि पंचशील रियलिटी, ये जो पुणे बेस्ड कंपनी है, इन्होंने करीबन 2.28 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे की है। ये इन्वेस्टमेंट जस्ट फिनटेक सिटी के लिए है। अच्छा, साथ ही साथ उनका ये भी ओह! प्लानिंग है कि यहाँ पे इंटीग्रेटेड टाउनशिप लाना और उसके थ्रू 2.5 लाख्स इन्वेस्टमेंट जॉब्स यहाँ पे क्रिएट होने वाले हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें यहाँ पे दिखाई देती है। साथ में रहेजा ग्रुप, जिसे आप जानते ही होंगे, काफी नामचीन ग्रुप है, जिन्होंने 91,000 के करोड़ के एमओयू साइन किए हैं, जिसमें लॉजिस्टिक, एआई और गेमिंग के ऊपर फोकस किया गया है। साथ ही में सुमितोमो रियलिटी जैसी जापानीज कंपनी, उन्होंने भी यहाँ पे 72,000 करोड़ की वर्ल्ड क्लास हाईटेक स्ट्रीट सिटी बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट किया है। तो आज आप इस हिसाब से देखेंगे तो ये सारी जो डेवलपमेंट है और ये सारी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ रही है, तो डेफिनेटली मुंबई 3.0 का फ्यूचर क्या होगा, ये आप इस बातों से समझ सकते हो। तो मेरा कहना इतना ही है कि आज ये जो सारे मुंबई, नवी मुंबई एंड मुंबई 3.0 का ये जो आप जर्नी देख रहे हो, इसके ऊपर से हम समझ जाते हैं कि
आने वाला मुंबई 3.0 का सफर हमारा कैसा रहेगा, कितना खूबसूरत रहेगा और कितने जल्द से जल्द, जो आपका लास्ट क्वेश्चन था कि आपने कहा कि इतना टाइम लगेगा, डेफिनेटली यहाँ पे 40 साल नहीं लगने वाले हैं। ये जो सफर है ये बहुत ही जल्द पूरा होगा, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है, उनके एमिनिटीज के थ्रू जो सपोर्ट मिल रहा है वो काफी बेहतरीन और बहुत बढ़िया तरीके का है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज जब हम एक शहर को दूसरी शहर से जोड़ते हैं वो है कनेक्टिविटी। आज कनेक्टिविटी के बारे में आज हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी दिखती है, वो है अटल सेतु की कनेक्टिविटी, जिस वजह से आज मुंबई, नवी मुंबई और मुंबई 3.0 जोड़ी जाती है। बराबर। दूसरी बात, यहाँ पे आने वाले जो नेशनल हाईवे है, जो NH 348 जिसे बोलते हैं या 348A बोलते हैं, जिनकी वजह से इंटरनल रोड्स की जितनी बाइंडिंग है वो आज हमें यहाँ पे दिखाई देती है। इसी के साथ ये जो पूरा एरिया है आने वाले पुणे और गोवा से जोड़ा जा रहा है। उसी के साथ आज इंटरनेशनली यहाँ पे हम एयरपोर्ट देखते हैं, जिस वजह से हम पूरे वर्ल्ड से भी जोड़े जा चुके हैं। तो सही इन बात। सारी कनेक्टिविटी की वजह से आज मुंबई 3.0 और नवी मुंबई का ये जो नाता है वो और भी डेवलप होते हुए हमें दिख रहा है। बराबर है। और साथ ही साथ में आप ये भी कहना चाहेंगे कि मेरे ख्याल से नेरुल टू उरण जो लोकल ट्रेन बॉम्बे के जी, लाइन वो भी यहाँ पे चालू हो चुकी है, जी, बराबर ना? जी, जी। तो अगर हम लोग देखेंगे तो मुंबई की अगर हम लोग बात करेंगे या फिर नई मुंबई की भी बात करेंगे और आने वाले अभी जो मुंबई 3.0 की बात करेंगे, तो मेरा मानना ये है और सभी रियल एस्टेट में ये भी कहा जाता है कि जहाँ-जहाँ पे लोकल गई वहाँ पे डेवलपमेंट फास्ट हो जाती है, राइट? सो वही हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो तीसरे मुंबई में है ऑलरेडी लोकल ट्रेन भी शुरू हो चुके हैं नेरुल टू उरण के, बराबर ना? और साथ ही में महेश जी, यहाँ पे और एक पॉइंट आपको जी, बताना जी, चाहता हूँ जी। कि हमारा जो एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हाँ, हाँ। उसी को हमारे इस आने वाले नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए गोल्डन मेट्रो लाइन, वो भी जी, जी, उसका भी जी। स्टार्ट हो चुका है। ओके, तो ओके। वो एक एडिशनल चीज हमें यहाँ पे दिखाई देती है। अरे वाह! बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। तो मोटा-मोटी अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे मुंबई का डेवलपमेंट काफ़ी साल लगे, 23-24 साल लगे सिडको को, लेकिन आने वाले समय में जो मुंबई 3.0 ये जो है वो जल्दी हो जाएगी। लगभग 5 या 10 साल के अंदर में ये मोटा-मोटी चालू हो जाएगी। जी, लेकिन प्रदीप जी आपको एक बात मैं रिमेंबर करना चाहूँगा कि पुणे के बगल में एक लवासा सिटी डेवलप हो रही थी। जी, बिल्कुल। आज आपका उसका हाल आपको मालूम ही है। जी। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बात तो बिल्कुल सही कही आपने। ये जो लवासा सिटी है महेश जी, जी, आज जी, के जी। तारीख में, जी। अगर आप गौर फरमाएँगे तो आपको एक चीज़ पता चलेगी इसके बारे में। आज हमारे पास कुछ ऐसे प्लान्स होते हैं जो कुछ पर्सनल लेवल पे चलाए जाते हैं। हालाँकि गवर्नमेंट के कुछ बंदे रहते हैं या जो कुछ पॉलिटिशियंस रहते हैं, उनको ऐसे लगता है कि ये प्लान हम गवर्नमेंट का प्लान करके दिखाएँगे तो आज आने वाला वहाँ पे इन्वेस्टमेंट या आने वाला आम आदमी उस नज़रिए से उस पूरे प्रोजेक्ट को देख पाएगा। लेकिन अगर आप ठीक तरह से इन चीज़ों को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो लवासा का प्लानिंग था, ये हमारे गवर्नमेंट का प्लानिंग था ही नहीं। अच्छा। यहाँ पे एनवायरनमेंट की जो कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, हाँ, ये हाँ। पूरी तरह फुलफिल ही नहीं की गई। बराबर। और इस सारी वजहों से यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है उसका फेल्योर हमें दिखाई देने लगा। ओके। कंपैरिजन में आज जब मुंबई 3.0 के बारे में हम बात करते हैं तो डेफिनेटली ये हमारे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉम्बिनेशन में एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अच्छा। यहाँ पे जब आज हम कंपैरिजन करते हैं लवासा सिटी की और मुंबई 3.0 की, तो मेरे ख्याल से ये कंपैरिजन ही गलत है। अच्छा, 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 अच्छा। ओके, तो प्रदीप जी आपका कहना ये है कि पूना के बाजू में जो लवासा सिटी है वो प्राइवेट थी, जी। वो गवर्नमेंट की नहीं थी। तो आप हमें ये बताइएगा कि मुंबई 3.0 जो महाराष्ट्र में अभी हो रही है, मुंबई, नवी मुंबई और मुंबई 3.0 ओके, यहाँ पे डेवलप हो रही है। तो सेम गुजरात के अंदर में ही जो गुजरात सरकार बना रही है, जिसका नाम दिया गया है डोलेरा। जी। ओके, जहाँ पे बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आज की तारीख में कर रहे हैं। ओके, सो एक आम आदमी के नाते अगर हम लोग ये सोचें या ये विचार करें कि हमें कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? डोलेरा में, गुजरात में या
मुंबई 3.0 मुंबई। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा महेश जी आपने। आज अगर हम किसी आम आदमी के नज़रिए से देखते हैं या किसी रिटेल इन्वेस्टर के नज़रिए से ये सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट के बारे में, हमें जी। इन्वेस्टमेंट करनी कहाँ चाहिए? आप एक बात समझिए कि सर आज ये दोनों जो प्रोजेक्ट है, धोलेरा होवे या अपना मुंबई 3.0 होवे, इस दोनों प्रोजेक्ट के लिए वहाँ की सरकारें, वहाँ की राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके बहुत अच्छी तादाद में इन्वेस्टमेंट करके ये पूरा एरिया डेवलप कर रही है। जी, लेकिन जी। आज आम आदमी के नज़रिए से हम सोचे तो हमें एक चीज़ पता चलती है कि जब हम धोलेरा के लिए इन्वेस्टमेंट का सोचते हैं, हुँ, तब हुँ। हमें उस आम आदमी को इन्वेस्टमेंट करने के लिए एरिया जो मिलता है, वो धोलेरा के अंदर वाला एरिया नहीं मिलता है। उसके अच्छा, आस-पास जो छोटे-छोटे गाँव हैं और उसकी ज़मीनें हैं, वहाँ पे ये आम आदमी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, क्योंकि बराबर। उसके अंदर प्रॉपर जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, उसका जो टिकट साइज़ है, वो हुँ, काफ़ी बड़ा है। ओके। वहीं आज मुंबई 3.0 के बारे में हम जब सोचते हैं, तब हमें एक चीज़ पता चलती है कि यहाँ पे कोई भी आम आदमी या कोई भी साधारण इंसान बहुत ही अच्छी तरीके से प्रॉपर मुंबई 3.0 में इन्वेस्ट भी कर सकता है और वो उस सारी चीज़ों की लुफ्त उठा सकता है, जो हर एक आम आदमी का सपना रहता है कि यहाँ अच्छा, पे मेरी ज़मीन होने के बाद ओके, किस हिसाब से मेरी बिल्डिंग बन सकती है और वहाँ पे मेरे कमर्शियल या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ किस हिसाब से डेवलप हो सकती है। तो बराबर। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आज हमारे नज़रिए से कि कोई भी आम आदमी कंपेयरिंग टू ढोलेरा मुंबई 3.0 में बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही ईज़ी तरीके से डेवलपमेंट कर भी सकता है और आने वाले समय में उसकी और उसकी पीढ़ियाँ बहुत अच्छी तरह से उसका लुत्फ़ उठा सकती हैं। क्या बात है! बढ़िया बहुत दिया मतलब हम अगर हम लोग देखेंगे तो डोलेरा ये हाँ, बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स के लिए है, हुँ, जो कि प्रॉपर डोलेरा में ही अगर वो चाहता है लो लैंड लेना तो जी। वहाँ पे लेवे और ये आम आदमी अगर चाहे तो वो उसको डोलेरा के बाजू में मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग मुंबई 3.0 की बात करेंगे हुँ, तो प्रॉपर जहाँ पे गवर्नमेंट यानी कि एमएमआरडी जिसको डेवलपमेंट करने वाली है जी, मुंबई 3.0 को, जी। उसी मुंबई 3.0 के अंदर में हमें वो लैंड मिलेगी और बहुत ही मेरे ख्याल से कुछ सस्ते दामों में अपने मुंबई 3 में वो में यहाँ पे मिलेगी जो आम आदमी मुंबई का आम आदमी यहाँ पे आराम से परचेस कर सकते हैं। बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया रहा सर। अभी मेरे विचार में और एक मुझे जानना चाहिए था सर कि हालाँकि यहाँ पे मैं काफ़ी सुन चुका हूँ, काफ़ी देख भी रहा हूँ, ओके। ये चीज़ है कि यहाँ पे नैना भी है, हुँ, यहाँ पे एमएमआरडी भी है, जी, यहाँ पे सिडको भी है जी, और यहाँ पे एमएसआरडी भी है। जी। तो इतनी सब गवर्नमेंट की ये सब अथॉरिटीज़ है, हुँ, मतलब गवर्नमेंट की सब बॉडीज़ है, हुँ, जो अलग-अलग काम करती है, जी, बराबर ना? जी। तो इन सब का क्या काम है? इन सब मुंबई का, जैसे मुंबई हुआ, नई मुंबई हुई और अब ये तीसरी मुंबई जो डेवलप कर रही है, तो ये जो अथॉरिटी है, ये एग्ज़ैक्टली क्या काम कर रही है? देखिए सर, आज आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भी कोई भी सिटी डेवलप होती है, वहाँ पे उस वहाँ पे काम करने वाले रेगुलर अथॉरिटीज़ का उसमें बहुत बड़ा हाथ होता है। बराबर, जैसे कि आज अब जब हम नवी मुंबई की बात करते हैं, तब हमें बराबर। सिडको देखने मिलती है। अच्छा, सिडको ने जब अलग-अलग 16 नोड यहाँ पे क्रिएट किए, उसके बाद भी यहाँ पे नवी मुंबई महानगर पालिका का काम भी हमें दिख रहा है, जिसे हुँ, हम हुँ। एनएमएमसी कह रहे हैं। हुँ, उसी हुँ। के साथ हमें यहाँ पे पनवेल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी काम दिखता है, जिसे हम पीएमसी कहते हैं। तो बराबर। इसी के साथ आज ये जो एरिया है, ये इतना बड़ा है। उसका एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ कि सबसे पहले जब इस थर्ड मुंबई में या मुंबई 3.0 में सिडको के साथ एमएमआरडीए आई और उसी के साथ जब नैना का फॉर्मेशन हुआ, तब नैना के भीतर करीबन 270 गाँव थे। इस बराबर। 270 गाँव का बहुत ज़्यादा लोड इन पूरी व्यवस्थाओं पे हो रहा था। तो इसीलिए उनको मदद करने के लिए एमएसआरडीसी उसमें आई, जिसे हम महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के नाम से जाने जाते हुँ, हैं। हुँ। और वो आने के बाद और उसके बाद जब एमएमआरडी भी इसमें शामिल हुई, तब ये जो 270 गाँव है, वो आज बन बच के 95 ही हमें नैना के अंदर दिखाई देते हैं। साथ ही में 71 गाँव है जो एमएसआरडीसी के अंडर गए हैं और उसी के साथ एमएमआरडी के अंडर मतलब के जो हम कर्नाला साई चिरनेर केएससी टाउनशिप देखते हैं, हुँ, हुँ। उसके अंदर करीबन 124 गाँव हम देख देख लेते हैं। अच्छा। इन सारी अलग-अलग अथॉरिटीज़ की वजह से यहाँ पे जितने इनकी काम करने की स्पीड थी, वो आज बढ़ गई है ओके। और इसी वजह से ये जो अलग-अलग अथॉरिटीज़ है, आज बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी-अपनी जितनी
कामों की परिभाषाएँ हैं, जितने आगे हम किसे डेवलपमेंट बोलते हैं, वो अच्छी तरीके से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। अच्छा, 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 अच्छा। मतलब कहने का मतलब है हर एक अथॉरिटी को हर एक सेक्शन दिया गया है, हर एक जी, विभाग दिया गया है बिल्कुल। और हर एक विलेजेस दिए गए हुए हैं। जी, जैसे जैसे अगर हम लोग आज की तारीख में देखेंगे तो एमएसआरडी है अपना हिस्सा है यहाँ से पनवेल से लेके जी, ओके टिल खाला ये अपना चौक तक जी, यहाँ पे एमएसआरडी है। जी, शेडुंग बिल्कुल पनवेल सही, का शेडुंग जिसको टोल फाटा भी है यहाँ पे। बराबर, तो शेडुंग से लेके चौक तक बराबर। ओके यहाँ पे एमएसआरडी दिया गया है। जी, ओके जी, उसी के बगल में देखेंगे तो पनवेल का पलसवा पाटा से लेके कालापुर तक यहाँ पे अपनी नैना आ चुकी है। जी, बिल्कुल, ओके बिल्कुल। और पनवेल के आगे का हिस्सा उरन और उसके बाद में आता है अपना पनवेल जी, जी, बराबर ना जी, ये हिस्सा आता है अपना पूरा मुंबई 3.0 के अंदर में आता है जी, और ये आता है पूरा अपना एमएमआरडीए के अंदर में। जी, जिसे केएससी टाउनशिप भी कहते केएसए हैं। टाउनशिप भी हम लोग यहाँ पे करते हैं। जी। मतलब यहाँ पे मोटा-मोटी एमएमआरडी ही काम करने वाली है या इसके साथ में सिडको भी आने वाली है? नहीं सर, आज अगर आप इस पूरे एरिया को ठीक तरह से देखेंगे, तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि आज जब हम मुंबई 3.0 को देखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन हम इसे कह सकते हैं, जिसमें आपकी नैना आती है, जो 95 विलेजेस के साथ है। उसी के साथ आपकी एमएसआरडीसी आती है, जो 71 विलेजेस के साथ है और उसी के साथ आपकी केएससी टाउनशिप आती है, जो 124 विलेजेस के साथ है, ओके। जिसमें आपके उरण तालुका, पनवेल तालुका और पेन तालुका भी शामिल किया गया है। इस एक हिसाब से देखिए तो आज इस पूरी रीजन को हम एट अ वन ग्लांस में देखना चाहे तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो पूरा एरिया फैला हुआ है ये 750 स्क्वायर किलोमीटर पे फैला हुआ है ओके। और हालांकि जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि इतनी सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट के एमओयूज हमें यहाँ पे देखने मिल रहे हैं इन सारे आने वाले एम्यूनिटीज को अच्छी तरह निभाने के लिए इन सॉरी। सारी पूरी चीजों को या पूरे विलेजेस को इस प्रॉपर तरीके से सेग्रीगेट किया हुआ हमें यहाँ पे नज़र आता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो प्रदीप जी मोटा-मोटी अगर हम लोग देखेंगे हुँ, तो हर एक एरिया स्पेसिफाई एरिया हर एक अथॉरिटी को दिया गया है। जी, लेकिन अगर हम लोग मैप की बात करेंगे, जी, अगर हम लोग मैप हालाँकि आज की तारीख में सबके पास गूगल अर्थ है। जी, मोबाइल के ज़रिए सब लोग गूगल अर्थ के ज़रिए देख लेते हैं। जी। तो एक बात बताइए मुंबई 3 हुँ, है एग्ज़ैक्टली कहाँ पे? मुंबई 3 हुँ, एग्ज़ैक्टली उसका मैपिंग कहाँ से कहाँ तक है? क्योंकि अगर आप गूगल अर्थ गौर से देखेंगे, हुँ। तो मुंबई का स्पेसिफ़ाई एरिया दिखाई देता है। जी, बिल्कुल। साथ ही साथ है मुंबई के बगल में नवी मुंबई जो डेवलप हो चुकी है, उसका भी स्पेसिफ़ाई एरिया दिखाई देता है। जी, ठीक, जी। तो उसी प्रकार हुँ, अगर हम लोग गूगल अर्थ पे देखना चाहें, हुँ, ओके, या मैप पे देखना चाहें, हुँ। तो मुंबई 3.0 वह एग्ज़ैक्टली कहाँ पे दिखाई दे रही है? महेश जी देखिए, आज अगर आप ठीक तरह से देखेंगे तो हमें नेरुल से लेके उरण तक एक रेलवे लाइन दिखती है, बराबर। जिसमें 5वां स्टेशन हमारा रंजनपाड़ा स्टेशन है। इस रंजनपाड़ा स्टेशन के सामने खोपटा गाँव और खोपटा ब्रिज है। ओके, जहाँ पे इस खोपटा गाँव और खोपटा ब्रिज से लेके जब हम पेन की ओर जाते हैं, तब हमें खारपाड़ा टोल नाका लगता है और ये खारपाड़ा टोल नाका क्रॉस करके साई दिघाटी कासारबट ये गाँव आता है। सबसे पहले जब सिडको यहाँ पे काम कर रही थी, तब ये जो टाउनशिप थी, जिसे हम खोपटा टाउनशिप के नाम से भी जानते थे, बराबर। जिसे आज एमएमआरडी के आने के बाद केएससी टाउनशिप से जाना जाता है और आज यही जो 32 विलेज की केएससी टाउनशिप है, आज पेन तालुका को कवर करते हुए 124 गांव तक फैली हुई है। बराबर। तो आज अगर आप प्रॉपर तरीके से देखें, तो ये आज मुंबई 3.0 में ये पूरी की पूरी केएससी टाउनशिप प्राइमरी स्वरूप से हमें देखी जा सकती है। इसी के साथ अगर हम इसी के बाजू में जो अभी आपने बोला कि पनवेल का रीजन है जिसमें नैना के कुल मिला के 95 गाँव ही बचे हुए हैं, वो भी हमें इसके साथ कंबाइन हम कर सकते हैं और साथ ही में 71 विलेज जो एमएसआरडीसी के अंडर आते हैं, जी। ये हम इसमें मिला सकते हैं। जी, तो जी, जी। मोटा-मोटी आज देखा जाए तो नैना, एमएसआरडीसी एंड केएससी टाउनशिप हम इस सारी तीनों अथॉरिटीज को मिला के हम मुंबई 3.0 का नाम दे सकते हैं। ओके, बहुत ही बढ़िया रहा सर जी। क्या अभी हमारे प्रेक्षकों को ये भी मालूम पड़ जाएगा, जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनको ये भी मालूम पड़ जाएगा कि एग्ज़ैक्टली मुंबई 3.0 कहाँ से कहाँ तक है। ओके तो मैं आगे आगे का सवाल मेरा ये रहेगा सर आपको कि आप मुझे ये बताइएगा कि जब भी रियल एस्टेट की बात चलती है
ओके, हालाँकि अभी हम लोग मुंबई 3 पॉइंट के इसके ऊपर ही आए हैं। मुंबई 3 पॉइंट के हिसाब से ही हम लोग बात कर रहे हैं। जी। जब भी रियल एस्टेट की बात चलती है, हुँ। तो एक सवाल हमेशा पैदा होता है, सबके मन में फ्लैट या प्लॉट। तो आपकी राय में क्या है? फ्लैट पहले लेना चाहिए या प्लॉट को पहले लेना चाहिए? आपकी क्या राय है इसके बारे में? देखिए महेश जी, जब भी रियल एस्टेट की बात निकलती है, हम यहाँ पे 2 तरीके के बायर देखते हैं। जी, एक बायर है जिसे रेडी टू मूव मूव प्रॉपर्टी में जाना है, और बराबर। जो दूसरे बायर है, उन्हें जस्ट इन्वेस्टमेंट का सोचना है। हुँ, हुँ। हालाँकि आज जिस बायर को रेडी टू मूव में फ्लैट जाना है, तो उसमें उसमें उनकी रिक्वायरमेंट्स ये रहती है कि आज उनको इमीडिएट वो फ्लैट परचेज़ करना है या वो घर परचेज़ करना है, और वहाँ पे उनको रहने के लिए जाना है। बराबर। उसी उसी दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक जो परचेसर है या एक जो बायर है, वो इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहा है। तो हालाँकि जो बंदा आज इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचता है, तो उसे डेफ़िनेटली प्लॉट की ओर ही जाना चाहिए, और डेफ़िनेटली उसे मुंबई 3.0 की इस प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करके अपना आने वाला भविष्य उस हिसाब से प्लान करना चाहिए। जी, 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 जी। तो फिर एक बात बताइएगा, अगर आप बोल रहे हो कि प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हम लोग अभी हालाँकि मुंबई 3.0 की बात कर रहे हैं। जी, ओके। तो लोगों का कहना ये है कि मुंबई 3.0 जो बस रही है, जो डेवलप होने वाली है, आने वाले समय में, ओके, वहाँ पे सिर्फ़ ज़मीनें हैं। वहाँ पे सिर्फ़ ज़मीन है और कुछ वहाँ पर है ही नहीं। तो वहाँ पे आने वाला जो इन्वेस्टर्स है, जैसे आप अभी कह रहे हो कि भाई अगर किसी इन्वेस्टर्स को अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो वो प्लॉट में करे, हालाँकि मुंबई 3.0 में करे। तो वो कैसे ट्रस्ट करे? हालाँकि पूरी मुंबई 3.0 के अंदर में क्या है, पूरी की पूरी ज़मीन ही है। हालाँकि खेत की ज़मीन है, जी। बराबर ना? हालाँकि खेत की ज़मीन है, तो वो कैसे ट्रस्ट करे? देखिए महेश जी, इसके ऊपर मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जब भी आज हम मुंबई, नवी मुंबई और मुंबई 3.0 का ये ट्रांज़िशन देखते हैं, उसमें हम एक पॉइंट पे बहुत अच्छी तरह से तरीके से गौर कर सकते हैं, जिसमें हमें ये चीज़ पता चलती है कि आज अगर नवी मुंबई या मुंबई में सबसे पहले लैंड ही तो थी। आज बराबर। वो लैंड जब वहाँ पे अथॉरिटीज़ आई, बिल्डर्स आए, नए-नए कॉन्ट्रैक्टर्स आए, उन्होंने अपने स्केल लगाए, गवर्नमेंट ने अपनी एमेनिटीज़ दी, सारी कनेक्टिविटीज़ दी, तब जाके वो जो ज़मीन थी, नवी मुंबई की होवे या मुंबई की होवे, आज जाके डेवलप होते हुए हमें दिख रही है। बराबर। आज उसी हिसाब से आज जब हम मुंबई 3.0 में देखते हैं, तो यहाँ पे भी हमें अभी हमें ज़मीन ही दिख रही है। बराबर। हालाँकि अगर एक चीज़ आपको मैं बहुत अच्छी तरीके से बताना चाहूँगा कि जब नवी मुंबई डेवलप हो रही थी, तब सिडको जैसी जो प्रोमिनेंट अथॉरिटी थी, उन्होंने डेवलपमेंट के वक़्त कनेक्टिविटीज़ और अंदर आने वाली बिल्डिंग्स उसके ऊपर एक साथ ध्यान दिया। लेकिन आज जब मुंबई 3.0 के बारे में हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे भले आज हमें ज़मीन दिख रही है, हुँ। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने कुछ देर पहले आपको कहा कहा था कि यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्टिविटी जो है वो गवर्नमेंट ने प्राइमा स्केल पे डेवलप की है। यहाँ पे नेशनल हाइवेज़ है, मेट्रोज़ है, इंटरनेशनल आज जो हमें एयरपोर्ट दिख रहा है, ये सारी चीज़ें, ये सारी एमेनिटीज़ वही वक़्त हमें दिखा रही है, जो आने वाले समय में हम अच्छी तरीके की डेवलप सिटी यहाँ पे देख पाएँगे। हालाँकि ये जो सारा कॉम्बिनेशन है, आज आप मुंबई की बात करें, नवी मुंबई की बात करें या मुंबई 3.0 की बात करें, जी। यहाँ पे सबसे पहले लैंड ही थी, जिसे डेवलप करके वहाँ पे आज बड़ी-बड़ी सिटीज़ खड़ी हो गई है। ओके, तो आपका कहने का मतलब है कि हाँ, आने वाले समय में ये जो अभी एग्रीकल्चर लैंड जो दिख रही है, ये आने वाले समय में गवर्नमेंट इसको टेक ओवर कर लेगी। ओके, जैसे नई बम्बई में 12.5% के हिसाब से हुआ है। ओके, उसी प्रकार फिर उल्वा जब डेवलप हुआ, तो उल्वा में 22.5% का हुआ है। फिर नैना की बारी आई ओके, जो पनवेल के आगे है, तो वहाँ पे 60-40 का रेशियो हुआ। उसी प्रकार ये जो मुंबई ही 3.0 की जो हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे 124 विलेज है, वहाँ पर भी 60-40 का रेशियो होगा। नहीं महेश जी, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको सूचित करना जी, चाहूँगा जी। कि हालाँकि आज से कुछ हफ्ते पहले हुँ, हुँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, अच्छा। उन्होंने ये डिक्लेयर किया है हुँ। कि यहाँ पे आज जो डेवलपमेंट आने वाली है, हाँ। या यहाँ पे जो लैंड पूलिंग सिस्टम आने वाली है, वो 22.5% के हिसाब से ही आने वाली है। अच्छा। अच्छा, लेकिन 22.5% के हिसाब से आएगी तो क्या यहाँ की जो आम जनता है या यहाँ के जो फार्मर्स है,
ओके, उनके बाप दादाओं की जो ज़मीन थी हालाँकि, ओके, और कुछ अभी नए-नए वहाँ पे इन्वेस्टर्स यहाँ पे अभी लैंड परचेज़ कर रहे हैं। जी। तो क्या ये सब लोग एग्री हो जाएँगे? क्योंकि एक तरफ देखा जाए हुँ। तो जब नवी मुंबई जब डेवलप हुई, तो सिडको ने वहाँ पे 12.5% के हिसाब से उनको लैंड दे दी, जी। डेवलप प्लॉट दे दिए जी, जी। 12.5% के। जी। उसके बाद में सिडको सिडको ने मूव किया उल्वा की तरफ। जी। ओके, उल्वा उल्वा में जब उन्होंने मूव किया और वहाँ पे डेवलपमेंट करनी चाहिए, तो वहाँ के फार्मर्स लोगों ने आवाज़ उठाया और उन्होंने बताया कि भाई 12.5% हमें नहीं चाहिए, हमें 22.5% चाहिए, हमें गवर्नमेंट में जॉब चाहिए और हमें साथ ही साथ पैसा चाहिए। हालाँकि ये सभी उनकी माँगें जो थी गवर्नमेंट ने यानी कि सिडको ने फुलफ़िल कर दी। फिर बारी आती है अगेन मैं कहूँगा नैना की, 60-40 वाला रेशो। ओके, तो वहाँ पर भी वही सेम सिचुएशन था कि हम 22.5% देते हैं, 22.5% देंगे वगैरह। तो ज़ाहिर-सी बात है वहाँ के भी फार्मर्स लोगों ने डिमांड की पैसा और जॉब। लेकिन गवर्नमेंट के पास जॉब तो अवेलेबल नहीं है, पैसा तो बहुत दूर की बात रही। बराबर ना? सो फिर गवर्नमेंट ने प्लानिंग किया कि उनको क्यों ना हम वहीं पे शिफ्ट करें। इसीलिए उन्होंने 60-40 का रेशो रखा, जहाँ पे 60% वो खुद रखेंगी और 40% का डेवलप प्लॉट देगी और साथ ही साथ में 2.5 का एफएसआई, जहाँ पे फार्मर्स के बीच और सिडको के बीच यानी कि नैना के बीच विन-विन सिचुएशन हो गई। जी। बराबर ना? बराबर। तो क्या ये सिचुएशन हुँ। आने वाले समय में हुँ। ये अपना जो मुंबई 3.0 की जो हम बात कर रहे हैं, 124 गाँव की, क्या फार्मर लोग एग्री हो जाएँगे 22.5% पे? क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो आप सभी जगह पे बढ़ते गए। जी। हालाँकि डाउन कभी नहीं हुए। बराबर। 12.5 से 22.5, 22.5 से 40%, जी। 40% के हिसाब से फिर आप नीचे कैसे आ जाओगे 22.5% पे? तो क्या यहाँ के फार्मर्स लोग 124 गाँव सोच लीजिएगा, कम नहीं होते 124 गाँव। फेज़ वाइज़ ही आने वाले हैं गवर्नमेंट, बराबर। लेकिन 124 गाँव जो फेज़ वाइज़ आने वाली है, तो क्या यहाँ के फार्मर्स लोग एग्री हो जाएँगे? मेरे हिसाब से तो नहीं, आपकी क्या राय है? जी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा मयूर जी आपने। यहाँ पे जैसे अभी आपने कहा कि आज सबसे पहले 12.5% की जो लैंड पूलिंग स्कीम थी, उसके बाद 22.5% आई, उसके बाद 60-40 परसेंटेज आया। हालाँकि इस सारी चीज़ों में आते-आते किसी जगहों पे मॉनेटरी जो उनको गेन था वो भी दिया गया। उसके बाद मॉनेटरी गेन के साथ कुछ जगहों पे नौकरियाँ भी दी गई। लेकिन आज जब फिर से 22.5% गवर्नमेंट ने यहाँ पे अनाउंस कर दिया है, लेकिन आज मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो फार्मर्स है, ये इन सारी चीज़ों के लिए मान्यता देने वाले हैं। सही बात। जैसे अभी तक होता आया है कि आज तक आपने 12.5 से 22.5, 22.5 से 60-40 रेशियो तक आप बराबर, गए एकदम बराबर। और इसी के बाजू में आज जब ये हम मुंबई 3.0 के बचे हुए पार्ट के लिए जा रहे हैं, हालाँकि आज इन सारी जगहों पे आज गवर्नमेंट ने मोर देन 1 लाख करोड़ की एमेनिटीज या एमओयू सैंक्शन किए हैं। बराबर। आज आप जिसकी जमीन के ऊपर ये सारी डेवलपमेंट ला रहे हो, आज उसी किसान के लिए आप फिर से 22.5% ही कैसे दे सकते हैं? दैट सही इज बात है। नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू मी। या ये मेरा खुद की मान्यता ये मेरी हो सकती है, लेकिन जैसे आज तक मैंने ये सारी डेवलपमेंट आते-आते देखी है, मुझे एक ही चीज पता चली है कि यहाँ पे हमारा भारत देश है और यहाँ पे हर किसान को अपना-अपना अलग-अलग राइट्स है, अपने-अपने वोट्स है जिसके बलबूते पे वो ये आज डिसाइड कर सकता है कि आने वाले इस प्लान के लिए या इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे मेरी लैंड देनी है या नहीं। अगर आज उस फार्मर ने ठान लिया कि मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए ये लैंड नहीं देनी, हालाँकि उसमें से जो रिम्यूनरेशन मुझे एज़ कंपेयर टू प्रीवियस मेरे जो फार्मर्स भाई-बहन हैं, उनको जो मिला, वो आज बहुत ही कम मिल रहा है। तो मैं डेफ़िनिटली इस चीज़ के लिए जाऊँ या ना जाऊँ, ये आज वो सोचने ही वाले हैं। तो यहाँ पे मेरा ये बहुत ही प्रॉपर और आप कह सकते हैं कि विद द 100% इससे मैं अगर कहूँ कि आज 22.5% आज जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे अनाउंस किया है, आज वो डेफिनेटली उनको इसके ऊपर से जंप करके 60-40 के लिए आना ही पड़ेगा। अनलेस एंड अनटिल अगर वो ऐसा नहीं करते, तो आने वाला ये जितने अभी मैंने आपको एमओयूज़ बताए, जितनी सारी ये लैंड्स और जितने सारे ये प्रोजेक्ट्स जो आगे चलकर सारे पब्लिक के लिए ओपन होने वाले हैं, ये आगे बढ़ नहीं पाएँगे। तो डेफ़िनेटली आज 22.5% से हमें 60-40 के लिए जंप करना ही होगा गवर्नमेंट के लिए। ओके।
ओके, तो एक बात बताइएगा, हाँ, फिर ये सब चीज़ें अभी यहाँ पे 22:30 या आने वाले समय में ही इसका आंसर आपको, हमको और पूरे इस प्रेक्षक को भी मिलने वाला है। हालाँकि यहाँ पे जो-जो निवेश किए उनको भी मिलने वाला है। जी, हालाँकि कोई नाराज़ नहीं होने वाला है, जी। सभी को गवर्नमेंट खुश रखेगी, तभी तो आगे बढ़ पाएगी, अदरवाइज़ डेफ़िनेटली। मुंबई 3.0 होने वाली नहीं है। जी, जी। तो डेफ़िनेट और गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर मतलब जल्द से जल्द ही राय लेके आगे बढ़ना है। जी। तो एक बात बताइएगा, हुँ। तो मुंबई 3.0 के अंदर में एक्चुअल में क्या-क्या डेवलपमेंट्स आने वाली है? मुंबई 3.0 के भीतर आज हमें सबसे पहले जो रेडी मूवमेंट में दिखता है, जो मुंबई और नवी मुंबई को और फिर मुंबई 3.0 को कनेक्ट करता है, वो है अटल सेतु, जो ऑलरेडी अच्छी मूवमेंट को लेके और जो जहाँ पे चिरले जंक्शन बना के चालू हो चुका है। साथ ही में यहाँ पे देश का सबसे छोटा नेशनल हाईवे, जो 348 नेशनल हाईवे नंबर हम बोलते हैं, वो भी हमें दिखाई देता है, जो 18 किलोमीटर लंबाई का है, जो आपके नावा शेवा से लेके पलसपे फाटा तक चला जाता है। उसके बाद यहाँ पे मुंबई गोवा हाईवे भी दिखता है। उसी के बाद हमें यहाँ पे 126 किलोमीटर लंबाई वाला विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर दिखता है। उसके बाद हमें यहाँ पे आने वाली गोल्डन मेट्रो दिखती है। उसके बाद हमें यहाँ पे ग्रीनफील्ड हाईवे, आज से करीबन 1.5 साल पहले हमारे गवर्नमेंट ने यहाँ पे अनाउंस किया था, जहाँ पे रंजनपाड़ा स्टेशन है, उसके बाजू में पागोटे गांव है। इस पागोटे गांव से लेके आपके करजत के चौक फाटा तक 3,000 करोड़ का एक्सप्रेस वे सैंक्शन करके दिया है, जो आज हमारे इसी लैंड के भीतर से गुजरता है। तो जी। आज इस हिसाब से देखें तो ये सारी एमिनिटीज हमें यहाँ पे दिखती ओके, ये तो अम्यूनिटीज़ हो गई और साथ ही साथ में डेवलपमेंट्स में मैंने ये सुना हुआ है गवर्नमेंट ने जीआर भी ऑलरेडी यहाँ पे जारी किया हुआ है। जैसे कि 3 विलेज है, जो रिज़र्व किए हुए हैं आईटी है। पार्क्स। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और अभी अपने देवेंद्र फडणवीस साहब ने भी डिक्लेरेशन किया था जी, जी, कुछ महीनों पहले जी। कि पुनाडे में हुँ। 250 एकड़, ये पुनाडे में नाम इसीलिए मैं प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ क्योंकि 124 गाँव के अंदर में ये गाँव जी, है। जी, बिल्कुल, ओके, बिल्कुल। उसमें 250 एकड़ में इंटरनेशनल एजुकेशन हब भी आ रहा है, परफेक्ट। जिसमें 10 जी, फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ है, जी, जी, बिल्कुल। राइट? या ये तो आ रही है। जी, साथ ही साथ में यहाँ पे कमर्शियल रेसिडेंशियल्स, ओके, इसके अलावा बड़े-बड़े 5 स्टार होटल्स, जी, बिज़नेस पार्क, या ओके, बड़े-बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेज़ जी, और साथ ही साथ में अपने देवेंद्र फडणवीस साहब ने जो अभी ही जैसे ही उन्होंने अभी जो फॉरेन का दौरा किया, वहाँ से आने के बाद उन्होंने डिक्लेयर कर दिया पेन रायगढ़ ग्रोथ सेंटर। जी, क्या बिल्कुल, बराबर ना? बिल्कुल। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? अ, यहाँ पे अगर एक चीज़ हम देखें महेश जी, ये सारी एमेनिटीज़ आने ही वाली है, क्योंकि इन्हीं के सपोर्ट में आज अगर हम देखें, अगर आज रिलायंस जैसी कंपनी का अगर हम नाम लेते हैं, जिनकी यहाँ पे करीबन 6,500 एकड़ तक ज़मीन फैली हुई है और बराबर। ये आज इन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। आज से करीबन 15 से 20 साल पहले से इन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चालू किया और धीरे-धीरे करते-करते आज इतनी सारी ज़मीन यहाँ पे इन्होंने इस इन्वेस्टमेंट के तौर पे बना ली है। आज रिलायंस जैसी इतनी बड़ी कंपनी जब यहाँ पे आँखें बिछाए हुए है, इतने सारे प्रोजेक्ट्स के लिए काम करने के लिए बेताब है, तो आप समझ सकते हैं इसी हिसाब से आज यहाँ पे डेवलपमेंट आने वाली है। ओके। और साथ में है मैंने ये भी सुना हुआ है कि एक जगह पे अपनी मुंबई 3.0, ओके, जो कि उल्वा के आगे से यानी कि अटल सेतु से यहाँ से चालू होते हैं टिल पेन तक है। जी, ओके, जी, तो वही पोर्शन अगर हम लोग देखेंगे उरन की तरफ, जी, ओके। जी। अब उरन से हुँ, लेके हुँ, एक रेवस तक मतलब हुँ, कारंजा, उरन में कारंजा करके है, जी, कारंजा से रेवस, जी, ओके। बराबर। यहाँ पे एक 10 किलोमीटर का सीलिंग भी बनने जा रहा है। परफेक्ट। जी, जिसके माध्यम से आज के तारीख में जी, हाँ, यदि हम लोग अगर अलीबाग जाना चाहते हैं, जी, तो हमें अभी पूरा पनवेल से होते हुए गोवा हाईवे नहीं पकड़ना यानी कि पेन होते हुए अलीबाग नहीं जाना है। बराबर, ओके, बराबर। तो ये सीलिंग बनने से हुँ, क्या-क्या बेनिफिट्स आने वाले हैं, आने वाले समय में? और इस छोटे से सीलिंग का हुँ। अपने इस मुंबई 3.0 को क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं? देखिए महेश जी, आप अगर यहाँ पे ठीक तरह से देखेंगे कि आज की तारीख में हमें अगर अपने इस एरिया से होके मतलब नवी मुंबई से या मुंबई से होके टिल अलीबाग तक जाना है, तो हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। जो बराबर? अगर आज सीएसटी से होके हम पानी के रास्ते जा सकते हैं या दूसरा हम नवी मुंबई से होके वाया पलसवा फाटा पनवेल क्रॉस करके सीधा पेन को क्रॉस करके अलीबाग जा सकते हैं। सही बात इन है। दोनों ही चीज़ों में आज की तारीख में
हम अगर कनेक्टिविटी का सोचे तो ये जो रोड की कनेक्टिविटी है इसके थ्रू हमें करीबन 2 घंटे लगते हैं। कभी कभी यही चीजें ट्रैफिक की वजह से 3 से 4 घंटे में तब्दील होते जा रही है। बराबर, एकदम बराबर। हालांकि इस सारी मतलब हम मुंबई से लेके जब अलीबाग के लिए जाते हैं तो ये 80 से 90 किलोमीटर का ही रास्ता है, फिर बराबर। भी आज हमें इतना सारा वक्त लगता है। वही चीज आज हम जब जेट्टी से होके या सीएसटी से होके थ्रू वाटर के रास्ते जाते हैं जी, तब जी। भी हमें यहाँ से करीबन 1 से 1.5 घंटा लगता है। आज आज ये जो कनेक्टिविटी आपने बताई है वाया हुँ, रेवस, तो इस कनेक्टिविटी की वजह से हमारा ये जो पूरा एक्स्ट्रा टाइम जा रहा था आज वहां तक पहुंचने के लिए, तो डेफिनेटली इसके वजह से वो जो टाइम है उसका काफी सारा टाइम हमारा बचने वाला है। और ओके, इसी के वजह से इस सारी रूट्स में बहुत सारी जॉब्स भी क्रिएट होने वाले हैं, बराबर। जिसका सीधा सीधा असर आज हम टूवर्ड्स ये जो मुंबई 3.0 के विलेजेस है और कोकन की तरफ आने वाला ये पूरा बेल्ट है, वहां पे इसके फायदे हमें नजर आते हैं। बराबर। जैसे कि रेवस कारंजा जो ब्रिज होने की वजह से बिल्कुल रेवस पोर्ट भी बनने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। बराबर ने साथ ही साथ में वो कनेक्ट कर रहा है अपने पेन को, तो जी पेन में तो ऑलरेडी देवेंद्र फडणवीस साहब ने जो डिक्लेरेशन किया है पेन राइगढ़ ग्रोथ सेंटर, तो उसका भी एक बेनिफिट वहाँ पे अपने को मिलने वाला है आने वाले समय में। जी बराबर ना? जी। तो प्रदीप जी ये फिर इसे इसी को रिलेटेड मैं एक बात पूछना चाहूँगा, अगर एक आम आदमी हुँ, इस मुंबई 3.0 में हुँ, अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, हुँ, ओके, हुँ। और वो इन्वेस्टमेंट अगर कर भी देवे, तो उसके बेनिफिट्स क्या होंगे? उसके फ़ायदे क्या होंगे? सर सबसे पहले आज जब मुंबई 3.0 में कोई आम आम आदमी इन्वेस्टमेंट करने का सोचता है, तो मैं आपको एक चीज की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हुँ। हूँ। ये वही आम आदमी होगा जिसने 1970s के करीब बांद्रा जो हमारे मुंबई का सबर्बन है, हुँ। जो मुंबई का मेन पार्ट है, वहां पे इन्वेस्टमेंट किया था। बराबर। मैं उसका एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल ये आज यही आम आदमी जिसने 1970s के करीब आज बांद्रा जैसे इलाके में 7 से 8 गुंठा लिया होता, हुँ। जिसकी उस समय कॉस्टिंग उसको 7 लाख के करीब आ गई होती, और बराबर। आज के कैलकुलेशन की हिसाब से बांद्रा में उस प्रॉपर्टी का कॉस्टिंग नियर अबाउट चले जाता है 450 करोड़। ओके। तो ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हम आज देख पा रहे हैं हुँ। वो इसीलिए देख पा रहे हैं क्योंकि आज हम जहां कहीं पे जब मुंबई 3.0 की बात करते हैं और वहां पे आने वाले इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तब डेफिनेटली हमारे सामने ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है हमें इसी हिसाब से देखने मिल सकती है आने वाले समय में। तो ये ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आज जहां पे हम ये सारी चीजें हम हमारे साइड कर सकते हैं वहां पे इन्वेस्टमेंट करके। ओके, फाइन। तो एक चीज़ है, अगर यहाँ पे कोई एक आम आदमी अगर इन्वेस्टमेंट करता है, हम्म, तो उसको बेनिफिट तो आने वाले समय में मिलेंगे ही मिलेंगे। जी ओके, जैसे इसमें सिडको में जिन्होंने जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, यानी कि उल्वा में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, 22.5% के प्लॉट्स मिले। उसी प्रकार यहाँ पे जो भी निवेश करेगा, उसको 60-40 के हिसाब से उनको यहाँ पे प्लॉट्स मिल जाएँगे विद डेवलप्ड प्लॉट्स। यही कहना चाहते थे आप, बराबर ना? हाँ यही मिलेंगे अपने आने वाले समय में। जी अगर जी तो मान लो अगर एक आदमी यहाँ पे अगर एक प्लॉट परचेस करता है, जी ओके, तो सबसे पहला मुझे एक बात बताइए, तो उस प्लॉट परचेस करने के लिए उसको क्या-क्या देखना चाहिए? ज़मीन खरीदने से पहले उसको क्या-क्या देखना चाहिए? ओके, सेकंड थिंग, उसको आगे जाके क्या बेनिफिट्स इसमें मिलने वाला है? कि वाक़ई में उसको एक प्लॉट्स मिलेगा, ओके, जिसमें ऑल एमिनिटीज़ भी सभी होंगी। ये सब चीज़ें आप ज़रा सविस्तर यानी कि अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके हमारे प्रेक्षकों को बताएँगे? जी, ज़रूर महेश जी। हुँ, आज देखिए जो जब कभी कोई भी आम इंसान या हुँ, कोई भी रिटेल कस्टमर आज मुंबई हुँ, 3.0 में इन्वेस्टमेंट करने की बात करता है, हुँ, तो उनको कुछ चीज़ें सबसे पहले देखनी चाहिए। जैसे आज प्राधिकरण कौन-सा है वहाँ हुँ, पे, गढ़बुक नक्शा, हुँ, गाँव नक्शा, सर्च रिपोर्ट, उसी के साथ आज वहाँ पे जो जिस फार्मर से या जिस फैमिली से वो ये ज़मीन परचेज़ कर रहा है, उस फैमिली ट्री और वहाँ की जगह का आकार बंद और आकार फोड़, ये जो बेसिक चीज़ें हैं आज उसे ज़मीन परचेज़ करते हुए देखनी चाहिए प्रोमिनेंटली। अच्छा, 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 अच्छा। हाँ, प्रदीप जी, जी, काफ़ी देर हम मुंबई 3.0 के बारे में चर्चा कर रहे हैं और साथ ही मुंबई 3.0 के अंदर में जो प्लॉट्स है, उसके बारे में काफ़ी हम लोगों ने चर्चा की।
और इस चर्चा के दौरान आपने एमजे रेटेकर का भी अच्छा खासा आपने ये कर दिया, मार्केटिंग कर दिया है। आपके प्लॉट के बारे में भी आपने ढेर सारी बातें बता दी। जी। तो आप हमें ये बताइएगा कि अगर किसी को प्लॉट लेना है, ओके, इस मुंबई 3.0 के अंदर में, हाँ। तो वो एमजे रियल्टी के पास ही क्यों आवे? बहुत ही बढ़िया और सूझबूझ वाला क्वेश्चंस महेश जी आपने इस बार जी, पूछे हैं। शुक्रिया, बहुत-बहुत जी, शुक्रिया। जी, जी। देखिए, मैं यहाँ पे एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ और वो है हर एक प्रमोटर जो अपनी कंपनी को प्रमोट करता है, जी, उसके इंटेंशंस मायने रखते हैं। आज भले हम लोग मुंबई 3.0 के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी ढेर सारी आने वाली एमिनिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, वो एरिया कैसे डेवलप करने वाला होने वाला है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन आज यहाँ पे जैसे ये पॉडकास्ट शुरुआत होते समय हमारा सबसे पहले एक सवाल था कि जी, आज मैं इस चीज़ में या मैं इस रियल एस्टेट सेक्टर में आया क्यों? आज मैं उसी पॉइंट से फिर से आना चाहता हूँ कि हुँ, हुँ। आज हमारा इंटेंशन बीइंग अ एमजे रियलिटी ये है कि आने वाले 3.5 से 4 साल में हम यहाँ पे एज़ अ बिल्डर करके आना चाहते हैं। ओके, अभी बहुत ही बिल्डर बढ़िया। ये 3 अलग-अलग प्रकार के रहते हैं। हुँ, हुँ, जैसे एक बिल्डर रहता है जो 1 आध एकड़ ज़मीन परचेज़ करता है, हुँ, एक सोसाइटी बनाता है और लोगों को हैंडओवर हुँ, कर हुँ, देता है। बराबर। दूसरा एक बिल्डर रहता है जो करीबन 4 से 5 एकड़ ज़मीन खरीद परचेज़ करता है, उसमें से 2 से 3 टावर बनाता है और लोगों को हैंडओवर कर देता है। ओके, तीसरे प्रकार का एक बिल्डर रहता है जो लोधा-पलावा जैसा रहता है, जो हाँ, हाँ, 40 से 50 एकड़ की टाउनशिप पे काम बड़ी कर रहा है, टाउनशिप पे काम करता काम है। कर रहा है, आज बराबर। बीइंग अ एमजे रियलिटी हमारा ये इंटेंशन है कि आने वाले 3.5 से 4 साल के समय में हम लोधा-पलावा जैसा हाँ, हाँ, यहाँ पे अपना टाउनशिप बनाना चाहते हैं। ओके, अच्छा, अगर आज हमें ये टाउनशिप बनाना है तो मेरे पास 2 रास्ते हैं। सबसे नंबर 1 और सबसे ईज़ी माना जाने वाला, हालाँकि वो ईज़ी नहीं है क्योंकि जब रेम्यूनरेशन का बात आता है तब कोई चीज़ उतनी ईज़ी नहीं रहती हुँ, कि उसमें से एक सबसे पहला एक चीज़ ये हम कर सकते हैं कि आज इतनी सारी ज़मीन जो है वो परचेस करके हम लोग शांति से बैठ जाए। जब यहाँ पे टीपी प्लान का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा तब वहाँ पे हम जाके अपनी टाउनशिप बना लें, नंबर 1। ओके, नंबर 2, आज एक्चुअली हम जो काम कर रहे हैं, जिसमें हम एक आम आदमी को एक बहुत ही अच्छी तरीके से उसे जितना चाहिए, मतलब 1 गुंठे से लेके 1 एकड़ तक लैंड बहुत ही अच्छी तरीके से उसे दिला दे रहे हैं। ओके, अच्छा, इसमें फ़ायदा हमारा अनइंटेंशनली यही है कि आने वाले समय में जब हम इस टाउनशिप के लिए जाने वाले हैं, ओके, तब हम देखिए आज तक तकरीबन हम 30 से 40 एकड़ लैंड यहाँ पे बेच चुके हैं। हाँ, आने हाँ, वाले 2 से 3 साल में और 40 से 50 एकड़ लैंड हम बेच देंगे। बढ़िया, लेकिन आपको क्या लगता है सर, जब आज कोई आदमी हमसे ही ये लैंड लेके जाएगा और जब हम यहाँ पे जेवी के लिए किसी को आमंत्रित करेंगे, हुँ, किसी को फ़ोन करके बुला लेंगे हुँ, कि जो हमारा ही प्रीवियस कस्टमर है हुँ, हुँ, कि आज आप आ जाइए और हमारे साथ इस जेवी के प्लेटफ़ॉर्म पे जुड़ जाइए, जिसे हुँ, हम जॉइंट वेंचर कहेंगे, बराबर, जिसे हम टाउनशिप डेवलप करने वाले हैं। बराबर। तो मैं जी आपको क्या लगता है, वो आम आदमी या जो वो इन्वेस्टर है, वो हमारे पास आएगा कि नहीं? नहीं, वैसा तो नहीं है प्रदीप जी, उस समय की बात रहेगी। हाँ। हालाँकि 5 या 10 साल के बाद में लेकिन यहाँ लेकिन का सर समय की बात रहेगी, लेकिन आज आप एक बात समझिए, हालाँकि वो कस्टमर इतना तो सोचेगा कि जिस बंदे ने या जिस कंपनी ने मुझे ये लैंड दी है, हाँ, आज ये उनके ये पास मैं एक जाके ये उनको एक मौका तो दे दूँ। ये बात तो सुहाना सच है कि डेफ़िनेटली वो बंदा जो भी बंदा आपसे लैंड परचेज़ कर रहा है आज के तारीख में और आने वाले समय में 5 टू 10 इयर्स के बाद जब यहाँ पे प्लॉटिंग हो गई, टाउन प्लानिंग के हिसाब से जब पूरी तरह से यहाँ पे तैयारी हो चुकी होगी फॉर डेवलपमेंट्स के लिए, दैट टाइम जब भी डेवलपमेंट्स की बात आएगी तो एक आपसे लिया हुआ कस्टमर सबसे पहले आपके बारे में तो ज़रूर सोचेगा। बस यही चीज़ है महेश जी, यस सर, यही चीज़ है डेफ़िनेटली और सोचेगा, इसी के डेफ़िनेटली वजह से आज एमजे सोचेगा ज़रूर, रियलिटी यहाँ पे काम कर रही है। सोचेगा और ज़रूर। यही हमारा अल्टीमेट इंटेंशन है कि बराबर, आज हमारे पास आने वाला जो कॉमन मैन है, आम आदमी है, आज एकदम हम बराबर, उसे एकदम बराबर। एक एटलीस्ट उसके हक का एक अच्छा खासा घर उसे मुहैया करा के दे दें।
क्योंकि डेफ़िनेटली प्रदीप जी, जैसे अभी आपने कहा जॉइंट वेंचर की बात आपने कही, आने वाले समय में इस मुंबई 3.0 में बड़े-बड़ी हस्तियाँ यहाँ पे, मतलब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो कि आज की तारीख में नामचीन बिल्डर्सों में हैं। जी। वो लोग भी यहाँ पे रहेंगे, तो वो लोग भी इन लोगों को ऑफ़र दे देंगे। लेकिन महेश जी, मैं लेकिन इसमें आपको एक चीज़ में, सॉरी फॉर इंटरप्शन, एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखिए, जब आप किसी 40-50 एकड़ की टाउनशिप के लिए जाते हैं, जैसा आज लोधा का बहुत बड़ा नाम है, तो बराबर, आज लोधा के पास आम इंसान जाने का क्यों सोचता है? वो इसीलिए सोचता है कि जब लोधा उसे कोई चीज़ दिखाता है, तो उसको उस चीज़ के साथ बहुत सारी एमेनिटीज़ वो दिला देता है, सही है। जिसमें बड़ी टाउनशिप होने के कारण आप उसमें इंटरनेशनल स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेजेस, ये सारी चीज़ें उसी टाउनशिप के दरमियान रहती है। तो इसी वजह से आज मैं आपको ये वही बताना चाहता था कि आज किसी आम इंसान को उसकी छोटी-सी जो इन्वेस्टमेंट हुई है, हमारे इस एमजे रियलिटी फैमिली के साथ, आज अगर हम उनको वो चीज़ ऑफ़र करेंगे, तो क्या आपको नहीं लगता वो बंदा आगे भी हमसे जुड़ जाएगा और पक्का, पक्का, आज वो पक्का। इन्वेस्टमेंट करने डेफ़िनेटली। के लिए एक सेफ ज़ोन महसूस करेगा हमारे साथ? डेफ़िनेटली, क्यों नहीं? ज़रूर, 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 ज़रूर। यही ट्रस्ट और यही सच्चाई के साथ भी जो आज आज की तारीख में आप कई 15 सालों से इस रियल एस्टेट के फ़ील्ड में जुड़े हुए हो। तो मैं दरख़्वास्त करूँगा इन सभी आम जनता से या इन सभी इन्वेस्टर से जो परचेज़ करना चाहते हैं, ओके, वो ज़रूर आ जावे। हमारे एमजे रियल्टी के मिस्टर प्रदीप जरांगे, जो हमारे करीबी दोस्त हैं, उनके पास आ जावे। और कुछ जानकारियाँ वगैरह उनको सब चाहिए तो डेफ़िनेटली उनसे अगर प्रदीप जी संपर्क आपसे करना हो, एक आम आदमी को, या इस लैंड के इस मुंबई 3.0 के बारे में अगर और कुछ ज़्यादा जानकारी अगर उनको चाहिए रहेगी, तो कहाँ पे संपर्क करना चाहिए? सर, इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि अभी आपको स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिखाई दे रहा है, हाँ, हाँ। उसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, साथ ही में एमजे रियलिटी नामक इसी कंपनी के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल भी है, ओके। यूट्यूब हैंडलर है। बराबर। वहाँ पे आप जाके हमारे सारे वीडियोज़, सारे पोस्ट चेक कर सकते हैं और हमें बेझिझक एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्रदीप जी, काफ़ी अच्छा लगा आपसे, काफ़ी देर तक हम लोगों ने बात की मुंबई, नवी मुंबई और साथ ही साथ डेवलप होने वाली मुंबई 3.0 के बारे में। आपने काफ़ी अच्छी खासी हमें इन्फॉर्मेशन दी। हालाँकि हमारे जो अभी प्रेक्षक जो देख रहे हैं, ओके, उनको भी काफ़ी ढेर सारी इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे मिल गई है। साथ ही साथ अगर हम लोग एमजे रियल्टी को हम लोग बधाई देना चाहेंगे आगे के फ्यूचर्स के लिए, आगे के आपके सफ़र के लिए हमारी तरफ से और हमारे पूरे इस जो पब्लिक जो देख रही है इनकी तरफ से आपको आगे के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हैं। थैंक्स अ लॉट वन्स अगेन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।